आज हम सीखेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, इसका मीनिंग क्या होता है। अगर हम डेफिनेशन पे जाए तो अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ देयर मास। किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मास की वजह से अट्रैक्शन होगा तो उसे कहते हैं ग्रेविटी। वैसे मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द बॉडी। किसी भी चीज में कितना मैटर प्रेजेंट है उसे कहते हैं मास। और इस फेनोमेना, इस पूरे कॉन्सेप्ट को कहा जाता है ग्रेविटेशन। इसको डिस्कवर किया था सर आइजैक न्यूटन ने। न्यूटन को कौन नहीं जानता। उनकी एक फेमस स्टोरी है कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, वो आराम कर रहे थे, सो रहे थे, और अचानक से ऊपर से एक एप्पल गिरा। तो एप्पल उनके सर पर गिरा, वो एप्पल नीचे आया तो उनकी आंख, तो वो नींद से जाग गए। और सब लोग इस चीज़ का अफसोस मनाते हैं कि वो क्यों जाग गए। पर वो जागने के बाद वो इस चीज़ पर ध्यान दिए कि ये चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, हर चीज़ नीचे ही क्यों गिरती है। के ऊपर रिसर्च करने पर उन्हें पता चला कि हमारे अर्थ पर एक फोर्स है जो है ग्रेविटी। उनको लगा शायद ये जो फोर्स है वो इस पेड़ के नीचे ही है, इस जमीन पे, इसी जमीन पे पॉसिबल है। तो उन्होंने क्या किया, वो जमीन छोड़ के किसी और जमीन पर, किसी और जगह पर, जहाँ पर वो पेड़ था, जहाँ पर वो ट्री था, उससे दूर जाकर वहाँ पर ट्राई किया। वहाँ पर एक एप्पल लिया, उसको गिराया तो देखा कि एप्पल जमीन से नीचे गिरा। उन्होंने और भी चीज़ को गिराया, कोई और पत्थर लिया, उसे भी नीचे गिराया, वो भी ऊपर से नीचे गिरा। ऐसे करते करते वो खुद भी गिर गए। वो खुद भी अपने आप को भी गिराया तो भी क्या हुआ, वो ऊपर से नीचे गिर गए। तो उन्हें ये पता चला कि ज़मीन से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट से मतलब नहीं है, हर चीज़ नीचे ही आती है। उन्हें लगा कि शायद ये चीज़ लैंड पे पॉसिबल है पर वाटर पे पॉसिबल नहीं होगी। तो वो गए समुंदर के पास, तालाब के पास, वहाँ पर गए। वहाँ पर भी उन्होंने एक एप्पल लिया, उसको गिराया, एप्पल नीचे गिर गया पानी के अंदर। एक पत्थर लिया, उसको गिराया, भी गिर गया नीचे पानी के अंदर। अपने आप को, खुद को भी गिराया, वो भी, खुद भी, वो न्यूटन भी पानी के अंदर गिर गया। तो उन्हें पता चला कि चाहे लैंड हो चाहे वाटर हो, क्योंकि वाटर के नीचे भी लैंड है, तो सारी चीज़, सारे अर्थ पर ग्रेविटी का रूल अप्लाई होता है, सारे अर्थ पर ग्रेविटी का रूल फॉलो होता है। ये चीज़ न्यूटन को पता चली। तो ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, इसका मीनिंग होता है अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। ये चीज़ उनको क्लियर हो गई कि जिसके पास भी मास होगा वहाँ पर ग्रेविटी का अट्रैक्शन ज़रूर होगा। यहाँ पर न्यूटन रुके नहीं। उन्होंने देखा कि जो स्पेशल ऑब्जेक्ट्स, जो स्पेशियल ऑब्जेक्ट है, जो स्पेस में जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि सन, जैसे कि मून, क्या उनमें भी ग्रेविटी एग्जिस्ट करती है। तो उन्हें ये पता चला कि हमारा जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। उस रिवॉल्यूशन का कारण, उस रिवॉल्यूशन का जो रीज़न है वो भी ग्रेविटी ही है। जो सन और अर्थ के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ग्रेविटी का, जिसकी वजह से वो सर्कल में रिवॉल्व किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ उन्हें पता चला कि ये जो ग्रेविटी का रूल है वो सिर्फ अर्थ पे नहीं बल्कि अर्थ के बाहर यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। यहाँ तक कि उन्हें ये मालूम पड़ा कि सन हमारा सेंटर है, हमारे सोलर सिस्टम का सन एक सेंटर है, और सारे के सारे प्लैनेट्स वो सन का रिवॉल्यूशन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। वैसे ही सेम टू सेम अर्थ के पास एक अपना सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जो है मून, और वो अर्थ के अराउंड घूमता रहता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का मतलब है अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। न्यूटन ने एक लॉ बनाया जिसे कहते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ डेफिनाइट फोर्स एंड दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of their masses, inversely proportional to the square of the distance between them। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट मैंने बोल दिया, इसका मीनिंग समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जैसे कि सन, SUN वाला, जो हमारा सन, जो सबका सन है, SUN वाला एक ऑब्जेक्ट है जो सन है। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो अर्थ है। ये दो ऑब्जेक्ट है, एक सन है एक अर्थ है, दोनों के पास मास है, दोनों के बीच में ग्रेविटी का अट्रैक्शन होगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ग्रेविटी का अट्रैक्शन होगा, और जितना डिस्टेंस कम होगा, जितना वो नज़दीक होंगे, उतना ग्रेविटी का अट्रैक्शन होगा। तो रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। सन का जो मास है वो 2 × 10⁻30 kg है। 2 × 10⁻30 kg ये साइज़, ये मास दिखने में छोटा नंबर है पर बहुत ही बड़ा साइज़ है ये सन का। अर्थ की बात करते हैं। अर्थ का जो मास है, टोटल मास, वो है 6 × 10⁻24 kg। दोनों का मास आ गया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करते हैं 1.5 × 10⁻11 मीटर। ये बहुत बड़ा डिस्टेंस है और बहुत बड़ा मास है। ग्रेविटी का अट्रैक्शन और ज़्यादा हो। ग्रेविटी का अट्रैक्शन बिल्कुल वर्क करता है मैग्नेटिज्म के हिसाब से। अगर एक मैग्नेट जो छोटे साइज़ का है उसके आसपास एक और छोटे साइज़ का मैग्नेट रखे तो उसमें अट्रैक्शन इतना नहीं होगा। अगर हम उसको क्लोज लेकर आ जाए तो अट्रैक्शन बहुत ही ज़ोर से होगा। अगर उसे दूर कर दे तो अट्रैक्शन बहुत ही स्लो हो जाएगा। पर दो मैग्नेट बड़े बड़े साइज़ के, उन्हें दूर रखने पर भी उनका अट्रैक्शन ज़ोर से होगा और नज़दीक रखने पर और ज़ोर से होगा। तो जितना डिस्टेंस कम होगा उतना फोर्स ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन का जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो ज़्यादा होगा, और जितना साइज़ ज़्यादा होगा, मास ज़्यादा होगा, उतना अट्रैक्शन और ज़्यादा होगा। तो समझने के लिए समझते हैं, जो अर्थ का मास है
वो 6 इंटू 10 पावर 24 है और सन का मास उससे लगभग 1 लाख गुना ज़्यादा है। तो ऐसे 1 लाख अर्थ एक सन में आ सकते हैं, इतना सारा मास सन के पास है। तो दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका मास बहुत ज़्यादा है। अगर सन और अर्थ बहुत करीब आ जाए तो उनका अट्रैक्शन और ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, पर होपफुली ऐसा नहीं होना चाहिए वरना दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अर्थ और सन में जो डिस्टेंस है वो 1.5 इंटू 10 पावर 11 मीटर्स का, ये बोलने के लिए बहुत ही छोटा डिस्टेंस लगता है पर इसका किलोमीटर्स में करोड़ों किलोमीटर में दूर है सन और अर्थ की दूरी, जो कि अच्छी बात है। अगर नज़दीक हो जाएगा तो अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और दुनिया ख़त्म होने के पूरे चांसेस है। जो ग्रेविटी का फोर्स है वो ही सन और अर्थ को बांधा हुआ है और वो रिवॉल्व करते जा रहे हैं। तो जो न्यूटन ने फॉर्मूला बताया वो ऐसा बताया कि F यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ग्रेविटी का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 और m2 के मास से। जितना ज़्यादा मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट, उतना ज़्यादा उनका ग्रेविटी। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं हम, मान लेते हैं m1 या मास 1 की जो वैल्यू है वो 100 है और m2 मास 2 की वैल्यू है वो 10 है। 100 इंटू 10 करने पर 1000 आता है, तो फोर्स 1000 के रिस्पेक्ट से बढ़ेगा। अगर ये दोनों मास लैक्स में होते तो फोर्स और ज़्यादा होता। सिंपल समझने के लिए, दो छोटे मैग्नेट्स में जो फोर्स होगा वो बहुत कम होगा, पर दो बड़े मैग्नेट्स में जो फोर्स होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। सेम केस छोटे साइज़ के पार्टिकल्स में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत कम होगा और बड़े साइज़ के पार्टिकल में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो ये बताया न्यूटन ने, जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा। ये चीज़ वापस से एप्लीकेबल है मैग्नेट में भी। अगर दो मैग्नेट को दूर रखा जाए तो उनमें जो अट्रैक्शन होगा, जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो बहुत ही कम होगा, पर जब उनको पास लेकर आते हैं तो वैसे ही अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। बचपन में हर किसी ने ये किया होगा, एक मैग्नेट को रखकर उसके आसपास दूसरा मैग्नेट घुमाते हैं तो कैसे डांस करने लगता है। फिर से मैग्नेट वाला ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे ग्रेविटेशन में भी अप्लाई होता है। अगर दो ऑब्जेक्ट्स जिसमें मास है, अगर वो दूर दूर है, जैसे कि दूर दूर है, तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ही कम होगा, पर वही चीज़ अगर नज़दीक आ जाए तो उनमें अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर एक और चीज़ आती है, F इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d²। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/d²। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना फोर्स कम हो जाएगा और जितना मास ज़्यादा होगा उतना फोर्स बढ़। ये दो चीज़ मालूम पड़ी। न्यूटन ने इस इक्वेशन को इक्वेट किया, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2/d²। यहाँ पे जो d है वो डिस्टेंस बिटवीन वन ऑब्जेक्ट टू द सेकेंड ऑब्जेक्ट, m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस को कहा गया है d और उसका स्क्वायर लें। और मास ऑफ दी फर्स्ट ऑब्जेक्ट उससे बोलना है m1, मास ऑफ द सेकंड ऑब्जेक्ट उससे। इन दोनों को एक्सप्लेन करने के बाद यहाँ पर पूरे इक्वेशन में इक्वेट करने के बाद यहाँ पर एक कांस्टेंट की वैल्यू आई है जिसे कहते हैं कैपिटल G, जिसे कहा जाता है प्यार से UGC यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है ये सिर्फ अर्थ के लिए नहीं, ये पूरे यूनिवर्स, पूरे के पूरे ब्रह्मांड के लिए एप्लीकेबल है। और इसकी जो वैल्यू है वो 6.672 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो ये कांस्टेंट वैल्यू बार बार आ रही थी हर किसी चीज़ में जिसमें भी ग्रेविटी होता है, तो इसे नाम दिया गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और जो फाइनली फार्मूला बना वो F इज इक्वल टू G m1 m2/d²। यहाँ पर जो F है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी का फोर्स है। तो यहाँ पर m1 है वो मास ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर m2 है मास ऑफ द सेकेंड ऑब्जेक्ट है। और जो d² है या d वो डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स है, उसका भी स्क्वायर लेना है। और ये पूरा फार्मूला को कहते, इस पूरे फार्मूले को कहा जाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने बताया कि जो ग्रेविटी है ये सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे एप्लीकेबल नहीं है, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल है। और इस ग्रेविटी की वजह से ही दो चीज़ें आपस में अट्रैक्ट कर दी है। हमारा पूरा सोलर सिस्टम, पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स ग्रेविटी के रूल को फॉलो करता है। हम भी इस ग्रेविटी के रूल को फॉलो करते हैं। हम भी एक मैसिव ऑब्जेक्ट है, एक इंसान दूसरे इंसान से अट्रैक्ट करता है ग्रेविटी के हिसाब से, पर उसमें जो अट्रैक्शन की वैल्यू आती है वो बहुत ही कम हो जाती है, बिकॉज वहाँ पर G की जो वैल्यू है बहुत छोटी वैल्यू। अब ये जो G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² है। ये नंबर बहुत ही छोटा है। ये नंबर कितना छोटा है, अगर इसे मैं एक्सप्रेस करूँ तो ये 0.000000 ऐसे 11 बार जीरो आएंगे और फिर कोई इस नंबर आएगा। तो ये नंबर ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट हर वैल्यू को छोटा कर देता है। तो इसलिए हमारे और किसी दो इंसान के बीच में जो ग्रेविटी का फोर्स है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। कंपेयर टू करेंगे अगर एक पूरे धरती का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है, तो एक धरती और चांद के बीच में जो ग्रेविटी का फोर्स है वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू एक बिल्डिंग और एक इंसान या दो इंसान के बीच में।
तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो डिपेंड करता है मास पर और डिस्टेंस पर। हमारा मास ग्रेविटी के फोर्स के लिए ज़्यादा नहीं है, तो इसे हमें वो ग्रेविटी का फोर्स फील नहीं होता, पर हर मास वाली ऑब्जेक्ट में ग्रेविटी होती है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पर मेरे पास एक पेन है और इसका एक टॉपन है। तो ये टॉपन का साइज़ बहुत कम है, तो इसका अगर मैं क्रश करके इसको पाउडर फॉर्म में बनाऊँ तो बहुत ही कम पाउडर मिलेगा। इसमें पार्टिकल्स बहुत ही कम है, और इसको क्रश करके अगर पाउडर बनाओ तो इसमें ज़्यादा पार्टिकल्स निकलेंगे, तो इसका मास ज़्यादा होगा और इसका मास कम होगा। इन दोनों के बीच में ग्रेविटी का अट्रैक्शन है, पर इनका मास बहुत ही कम है। कंपेयर करेंगे जब अर्थ से तो बहुत ही कम है, ना के बराबर। और जी की वैल्यू वैसे भी कम है, तो m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू रखने पर ही बहुत छोटी वैल्यू आती है। तो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स में हमको ग्रेविटी का जो फोर्स है वो अच्छा दिखता है, अच्छे से फील होता है। छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स में ग्रेविटी का फोर्स फील नहीं होता, क्योंकि वो वैल्यू बहुत ही छोटी होती है। तो आज के लिए इतना ही समझते हैं। ग्रेविटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट